हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। ऑल्टरनेटिंग करंट हम डिस्कस कर रहे थे, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एसी। तो एसी चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा वो थे बेसिक सर्किट्स, तीन टाइप के। फर्स्ट आरसी सर्किट, सेकंड सी सर्किट और थर्ड एल सर्किट। ये तीन सर्किट्स हमने पढ़े और इनकी प्रॉपर्टीज, इनके पॉइंट्स हमने पढ़े थे। सो मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करा दूं कि इन तीनों सर्किट्स के कंपैरिजन स्टडी करें, इन तीनों सर्किट्स की। आपको एक छोटा सा स्मॉल रिवीजन भी हो जाएगा कि ये सर्किट्स में क्या हमने पढ़ा था। तो तीन तरह के सर्किट्स हैं। फर्स्ट आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। आर मतलब रजिस्टर, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर, राइट। अप्लाइड वोल्टेज तीनों में सेम रखा है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तीनों में सेम। क्लियर। तो करंट जो आर रेजिस्टेंस में आएगा वो साइन ओमेगा टी, एल में जो आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और सी में जो आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मैंने आपको कहा था सी अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, सी आगे आता है तो करंट आगे रहेगा, एल पीछे आता है तो करंट पीछे रहेगा। क्लियर। तो उसके बाद करंट की वैल्यू निकालनी है, पीक करंट, तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन आर से निकाल सकते हैं। एल वाले में वी नॉट अपॉन एक्सएल से निकालेंगे। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू एल। और सी वाले में वी नॉट अपॉन एक्सी से निकालेंगे। एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये आ गया वी नॉट ओमेगा सी। सो करंट आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई। इंपीडेंस या रिएक्टेंस हम कहें, अगर रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, तो यहां पर आप देखो रेजिस्टेंस है। किस केस में आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आर सर्किट में तो रेजिस्टेंस होता है, आर सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। एल सर्किट में एक्सएल और सी सर्किट में एक्सी। तो एक्सएल तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू आपको पता है एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सी ओमेगा। क्लियर। ये सब हमने पढ़ा। तो इसमें और देखो, और भी पॉइंट्स पढ़े थे हमने। जो फर्स्ट सर्किट आएगा वो है आर सर्किट का। फर्स्ट ये आर सर्किट के लिए, ये आपके एल के लिए और ये सी के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट फेज डिफरेंस का है। आर का फेज 0 होता है और एल का फेज, एल के लिए फेज क्या होगा, एल के लिए फेज होगा पाई बाई टू। एल पीछे होता है तो क्या होगा, V लीड्स करेगा, I लैग करेगा, V लीड करेगा। हमें तो I से याद करना है। तो V में क्या होगा, सॉरी इसमें L में क्या होगा, I लैग करेगा। तो यहां पर लिखा है देखो, I लैग करेगा तो क्या होगा, V लीड करेगा। तो कैपेसिटर में I आगे होता है तो V पीछे होगा तो V लैग्स I माइनस पाई बाई टू एंगल दे दिया। क्लियर। तो यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वोल्टेज की बात की। इससे लास्ट में हम करंट की बात कर चुके हैं। करंट की इक्वेशन ये थी, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो करंट लैग कर रहा है, यहाँ इसमें करंट लीड करेगा। तो इसमें करंट लीड करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। इसमें करंट लैग कर रहा था तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो एक क्वांटिटी आगे है तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप पीछे हो जाएगी ना। तो कैपेसिटर में करंट आगे है, इसका मतलब वोल्टेज पीछे है, तो वोल्टेज लैग्स कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने फेजर डायग्राम बनाया था। तो फेजर डायग्राम वी और आई का सेम होगा आर सर्किट में, और किसमें, एल सर्किट में I और V। I पीछे होता है तो I पीछे बनाओगे, वोल्टेज आगे बनाओगे। ठीक है। हमने ऐसे ही बनाया था कि वोल्टेज यहां बनाया था तो I को हमने पीछे बनाया था। ऐसे बना सकते हो। इस डायग्राम को 90 डिग्री टर्न करना है बस। ये V है, ये I है। ठीक है। और कैपेसिटर में मैंने फेजर डायग्राम बनाया था तो हमने इस तरह से बनाया था कि वोल्टेज को यहां रख दिया और करंट को यहां बनाया था हमने। I वोल्टेज यहां रखा था। ठीक है। इसको भी हम 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये फेजर डायग्राम ये वाला आ जाएगा। क्लियर। तो आई लीड करे या फिर आई लीड करे या फिर वोल्टेज लैग करे, बात एक ही है। यहाँ पे आई लीड करता हुआ दिख रहा है, इसमें भी आई लीड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है। दोनों फेजर डायग्राम सही है, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्या ड्रॉ करते हो आप। ठीक है। एक चीज को ड्रॉ करने के बाद दूसरी चीज को आप उसके अकॉर्डिंग लैग करेगा या लीड करेगा, पाई बाई टू आगे बनाना है या पाई बाई टू पीछे बनाना है, उसको ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम दोनों सही है। हमने नोट्स में ये डायग्राम बनाया, ये भी सही है, नोट्स में ये भी डायग्राम बना सकते हो आप। क्लियर। उसके बाद देखो वेरिएशन ऑफ जेड, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है।
तो रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, आर तो कांस्टेंट है। बट एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ हमने पढ़े थे। फिर आर का इनवर्स कंडक्टेंस होता है और रिएक्टेंस का इंडक्टेंस, सस्पेक्टेंस होता है। तो ससेप्टेंस यहाँ पर दो तरह की होगी, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव सस्पेक्टेंस और इंडक्टिव सस्पेक्टेंस दोनों वैल्यू गिवन है, एसएल और एससी से लिखा गया है। ठीक है, तो रिएक्टेंस का उल्टा कर देंगे, एस आ जाएगा ससेप्टेंस। चलो, बिहेवियर ऑफ डिवाइस इन डीसी एंड एसी। जो आप डिवाइस या कंपोनेंट हम कह रहे थे, जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे उनका बिहेवियर कैसा है डीसी या एसी के साथ। तो ये पॉइंट आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट आर के लिए बोला गया है सेम इन एसी एंड डीसी। रेजिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, चाहे सर्किट एसी हो चाहे डीसी हो, आर का तो यूज दोनों में बराबर है। बट हम बात कर रहे हैं एल की, एल मतलब एक्सएल की। तो एक्सएल का रेजिस्टेंस मतलब एक्सएल की जो बात कर रहे थे, एक्सएल की वैल्यू 0 होती है फॉर डीसी, हमने पढ़ा था। तो एक्सएल के लिए देखो क्या लिखा है, एल पासेस डीसी इजीली, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल क्या हो गया 0। तो एल पासेस डीसी इजीली बिकॉज एक्सएल इक्वल्स टू 0 while gives a high impedance for the AC of high frequency। एक्सएल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सएल की वैल्यू हाई रहेगी। और सी की बात करें तो सी का मतलब एक्सी की बात करें तो आपको पता है एक्सी का फॉर्मूला, एक्सी इक्वल्स टू होता है 1/c ओमेगा, और डीसी के लिए ओमेगा क्या होता है 0। तो डीसी के लिए अगर ओमेगा 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एक्सी की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो अगर एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो लिख दिया इसने सी मतलब कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी बिकॉज एक्सी इज इनफाइनाइट। वाइल अगर एसी की बात करें तो वाइल प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर द एसी बिकॉज एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सी की वैल्यू कम आएगी फॉर एसी। क्लियर। तो एक्सएल एक्सी का डीसी और एसी के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। लास्ट पॉइंट इसका हमने पढ़ लिया एसी डीसी के लिए। लास्ट पॉइंट ओम्स लॉ के बारे में बता रहे हैं। ओम्स लॉ क्या है, वी आर इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस वाले का जो वोल्टेज होगा उसको वी आर लिखा है, तो वी आर इक्वल्स टू आई आर। सिमिलर कॉइल पे और कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना हो तो सिंपली आई इंटू एक्सएल और आई इंटू एक्सी करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये लिखा हुआ है वीसी, तो वीसी की वैल्यू इक्वल्स टू आप लिख सकते हो आई इंटू एक्सी, और वीएल की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है वीएल, वीएल इक्वल्स टू क्या होगा आई इंटू एक्सएल, और वी आर इक्वल्स टू क्या होगा आई इंटू आर। ये भी हम यूज करने वाले हैं आगे। तो वीसी क्या होगा आई इंटू एक्सी, राइट। तो वीएल, वीआर और वीसी सब में ओम्स लॉ अप्लाई होता है। सी में, एल में, आर में, तीनों में ओम्स लॉ अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलें। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको कहा था यहाँ तक आपको ये जो बेसिक सर्किट्स थे आर, एल और सी, इनकी कंपोनेंट्स हमने पढ़े, इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंबाइन करते हैं इसमें, तो सर्किट नंबर 4 हो जाएगा आपका, ये सर्किट नंबर 4 हो जाएगा। सर्किट लिखेंगे हम आरसी सर्किट। अब आपको समझ में आ गया होगा आरसी सर्किट का मतलब, समझ में आया। आरसी सर्किट, आर किसके लिए यूज कर रहे हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड सी फॉर कैपेसिटेंस। सो आरसी सर्किट मीन्स द सर्किट विच कंटेन्स रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जो रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर भी है, दोनों है सर्किट में, आर भी है और सी भी है, दोनों हैं। और ये है आपका अप्लाइड वोल्टेज V साइन ओमेगा टी, जो आपको पता है अप्लाइड वोल्टेज हम रखते हैं V0 साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये वाली वैल्यू हमें ये तो वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की। तो अब ये वोल्टेज यहां पर आर और सी सर्किट दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आर पर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा वी आर, और सी पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा वी सी। क्लियर। रेजिस्टेंस गिवन है आर, कैपेसिटेंस गिवन है सी,
तो वी आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी आर इक्वल्स टू होगा आई आर, अभी पढ़ा हमने, और वी सी इक्वल्स टू क्या होगा, आई एक्स सी। अब ये सर्किट हमने बनाया, इसको कहते हैं आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों इसके अंदर है, क्लियर। और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में वोल्टेज तो अलग अलग होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, बट क्या सेम होगा सीरीज में। सीरीज में आप बताओ बच्चों कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, वो होती है करंट। आप देखो करंट इसके अंदर जो जाएगा वो जाएगा आई, तो इसके अंदर भी वही जाएगा, आगे जाएगा तो इसके अंदर भी तो आई करंट जाएगा। तो करंट इसमें सेम होता है, क्लियर। तो हम करंट की बात करेंगे। अब करंट की जब बात करोगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी तो लिख दिया आपने। अब करंट की बात करूंगा तो करंट कैसे लिखते हैं, करंट लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस हम बात करें तो आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चाहता है फेज डिफरेंस जीरो रहे। आपको पता है आर के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो, और सी के लिए फेज डिफरेंस होता है प्लस का π/2, क्लियर। हमने पढ़ा सी में करंट आगे होता है तो सी के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे प्लस π/2 आना चाहिए, और आर के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ जीरो आना चाहिए। अब आर कहता है जीरो फेज डिफरेंस रखो, सी कहता है 90 डिग्री फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखो, वो भी प्लस में, वो भी लीड करना है। तो आर के अकॉर्डिंग जीरो, सी के अकॉर्डिंग प्लस 90, तो दोनों है ना, एक कह रहा है जीरो, एक कह रहा है प्लस 90, तो दोनों है तो वैल्यू कोई ना कोई बीच में आ जाएगी, ना जीरो होगी ना 90 होगी। फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो फाई हम निकालेंगे वो 90 से लेस होगी और जीरो से डेफिनेटली बड़ी होगी। दोनों है ना, आर भी है सी भी तो है, तो आर की वजह से जीरो होता है, सी की वजह से 90 होता है, दोनों आ गए तो फाई की वैल्यू बीच में आ जाएगी बिटवीन 0 to 90। बट ये फाई क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां तक हमने पढ़ा कि ये सर्किट आरसी सर्किट है। करंट की इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। अब करंट की इक्वेशन तो हमने लिख दी, तो हमें करंट की पीक वैल्यू भी निकालनी है, करंट के लिए फेज डिफरेंस भी निकालना है, सर्किट का रेजिस्टेंस भी निकालना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होता है, क्योंकि आर और सी दोनों हैं। आर का रेजिस्टेंस आर होता है बट सी का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सी। तो नेट रेजिस्टेंस भी निकालना है जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, क्लियर। तो इस सर्किट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो भी सर्किट बनेगा वो सर्किट बनता है, सबसे पहला जो सर्किट, पहला पॉइंट जो सर्किट्स में बनता है फर्स्ट, वो बनेगा फेजर डायग्राम। अब इन कॉम्बिनेशन में फेजर डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं और फेजर डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। देखो अब सबसे पहले मैं बात करूं फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम सबसे पहला पॉइंट है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, एंगल जितना हो, जिसका एंगल होगा हम वहां पे एंगल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो आई दोनों में कॉमन है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आई को ड्रॉ करूंगा क्योंकि आई एक दोनों में कॉमन है, तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू आई सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आई को ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आई, ये करंट है, ठीक है। अब ये करंट है, ठीक। अब हम बात करेंगे वी आर की, तो वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस वी आर। अब आपको पता है वी आर और आई तो सेम फेज में होता है, जहां आई वहां वी आर, वाई बढ़ेगा तो सॉरी आई बढ़ेगा तो वी आर भी बढ़ेगा, जब आई जीरो होगा तो वी आर भी जीरो होगा। हम पढ़ चुके हैं सेम फेज में होते हैं, इनका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा। तो वी आर कहां पे ड्रॉ होगा, आई के साथ साथ ही, ये क्या ड्रॉ हो गया, वी आर। आई और वी आर इन सेम फेज, तो सेम फेज में ड्रॉ कर दिया। अब वी आर ड्रॉ हो गया, उसके बाद चलें तो वीसी चाहिए। अब वीसी के लिए हम पढ़ चुके हैं सी में मतलब आई आगे होता है, तो आई तो यहां है, सी में हम पढ़ चुके हैं कि आई 90 डिग्री आगे होता है, तो आई तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आई अगर आगे है तो वीसी कहां होगा, तो वीसी यहां पर इसके पीछे नीचे की तरफ आएगा, ये होगा वीसी। बिकॉज अगर ये वीसी है तभी तो हम कह रहे हैं आई आगे है, भाई आई आगे है तो आई तो यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ रुक गया आई, तो वीसी अगर पीछे होगा तो वीसी कितना पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है, तो हमें वीसी को पीछे बनाना पड़ेगा, क्लियर।
तो आई हमने पहले बनाया, उसके अकॉर्डिंग वी आर हमें यहाँ बनाना पड़ा और वी सी हमें यहाँ बनाना पड़ा। क्लियर। अब आप इस फेजर डायग्राम को देखो, इसी डायग्राम से आपको बहुत सारी क्वांटिटीज निकलने वाली है। इसी डायग्राम में से आपको फेज डिफरेंस निकलेगा, इसी डायग्राम आपको नेट वोल्टेज भी निकालना बताएगा। देखो ये वीसी है, पैरेलल ड्रॉ कर ले तो ये भी वीसी हो गया, ये वी आर है, ये वीसी था, पैरेलली ड्रॉ कर लिया, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर दिया तो वो भी क्या हो गया वीसी। तो वी आर और वीसी दोनों हैं, तो दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो आएगा मेरे पास ये आएगा वी। मेरे पास जो वी मिलेगा ये नेट वोल्टेज मिलेगा, ये हम कह सकते हैं हमारे पास वी आर एम एस मिलेगा। वी आर एम एस जो आएगा इन सर्किट, इस सर्किट का जो नेट वोल्टेज होगा वी आर एम एस जो आएगा, ये तो अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन है, आपने नेट जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसका वी आर एम एस क्या होगा। तो अप्लाइड वोल्टेज का अगर आपको वी आर एम एस चाहिए तो वी आर एम एस हम यहां से इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अब आप देखो ये फेजर डायग्राम आपके यूज आएगा। देखो कैसे, ये फेजर डायग्राम आपसे तीन चीजें कैलकुलेट करवाएगा। एक तो फेज डिफरेंस जो हमें निकालना है, फिर एक आपको वी आर एम एस की वैल्यू मिला है, वी आर एम एस की वैल्यू देगा ये डायग्राम। इसके अलावा नेट रेजिस्टेंस वो भी आप इस फेजर डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले इस डायग्राम में, ये डायग्राम में ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वी आर और वी सी दोनों अगर हैं अपने पास तो वी आर एम एस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो बताओ वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या है वी आर एम एस, तो वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है वी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है वीसी का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन आपको इस ट्राइंगल से दिख रहा है। क्लियर है यहां तक। फेजर डायग्राम बना, फेजर डायग्राम में आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। ये डायग्राम चलो मैं आपको दोबारा बता दूंगा एक बार। डायग्राम में मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, आई मुझे कॉमन लगा कि दोनों में आई कॉमन है, इसलिए मुझे आई मेरे को सबसे पहले एक्स एक्सिस में मैंने बना दिया। आई के साथ वी आर बना हुआ आता है क्योंकि आई और वी आर सेम फेज में है। कैपेसिटर में आई आगे होता है, इसलिए मुझे वीसी को पीछे बनाना पड़ा ताकि मैं शो कर सकूं कि आई लीड कर रहा है। क्लियर। अब ये वीसी हो गया, ये वी आर हो गया, वीसी को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो वी आर और वीसी ट्राइंगल बना रहा था, जो हाइपोटेनस होगा इस ट्राइंगल का वो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हाइपोटेनस होता है ये किसको डिनोट करता है, नेट वोल्टेज ऑफ सर्किट या वी आर एम एस वोल्टेज ऑफ सर्किट को। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट या वी आर एम एस वोल्टेज ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सर्किट, वो वी आर एम एस है। तो वी आर एम एस का, वी आर का और वीसी का ये रिलेशन आपको इस डायग्राम से मिला। ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो इसका हमें निकालना है वो यही है। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है वी नेट कह लो या वी आर एम एस कह लो। अभी हमने रिलेशन पढ़ा वी आर एम एस का, वी आर एम एस इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्लियर है। हमने क्या पढ़ा था रिलेशन, हमने रिलेशन पढ़ा कि वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो आपको वी आर एम एस की वैल्यू मिल गई, नेट वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, दैट विल बी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो सेकेंड पॉइंट में आपको मिला नेट वोल्टेज। क्लियर। तो ये हम कह सकते हैं फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया। थर्ड, अब हम थर्ड में इंपीडेंस निकाल सकते हैं। अब इंपीडेंस आपको पता है, इंपीडेंस को Z से लिखते हैं एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप कह सकते हो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। तो ये सर्किट है, इसमें R भी है, XC भी है, तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो आएगा इंपीडेंस, या उसको कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो आएगा Z, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो VR की वैल्यू तो क्या है IR, VC की वैल्यू क्या है IXC। तो नेट वोल्टेज जो हम लिखेंगे, नेट वोल्टेज लिखें अगर हम, तो नेट वोल्टेज जो हम यूज करेंगे यहां पर वो होगा VRMS। तो VRMS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए I, VRMS टोटल वोल्टेज है अप्लाइड, तो I इंटू R, R मतलब रेजिस्टेंस, और वो भी टोटल आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है Z है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। आपको VR चाहिए तो IR से आएगा, आपको VC चाहिए तो IXC से आएगा, आपको VL चाहिए तो IXL से मिलेगा।
अगर आपको VRMS चाहिए सर्किट का टोटल, तो I इंटू R, XL, XC सबको मिलाकर जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो Z होगा, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। क्लियर? तो Z VRMS की वैल्यू क्या होगी? IZ। अब देखो इधर इम्पीडेंस हमने लिखा Z, हम कह सकते हैं क्या है? कॉम्बिनेशन। पहले भी लिखा था हमने, वापस लिख देता हूं। देखो Z, व्हाट इज Z? Z इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इट्स कॉल्ड Z। अब आपको पता है VRMS लिखा है, तो VRMS की वैल्यू क्या है? IZ। VRMS इक्वल्स टू IZ स्क्वायर। तो VR की वैल्यू क्या है? VR की वैल्यू है IR। फिर VC की वैल्यू क्या है? IXC। क्लियर? तो यहां से लेफ्ट और राइट से I कैंसिल हो जाएगा, तो Z इंपीडेंस की वैल्यू मिली, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो ये इंपीडेंस की वैल्यू है इस सर्किट की। क्लियर? तो फर्स्ट हमने फेजर डायग्राम बनाया, सेकंड में नेट वोल्टेज निकल गया, थर्ड में इंपीडेंस निकल गया। अब आपने जब इंपीडेंस निकाल दिया तो आप देखो पॉइंट नंबर 4 में करंट निकाल सकते हैं। करंट अगर आपको I0 चाहिए, पीक करंट चाहिए, तो आप V0 बाय Z से निकालोगे। हमने Z निकाला क्यों था सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाला? टोटल रेजिस्टेंस लिए निकाला हमने बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज क्या मिल जाएगा? टोटल करंट। जो वोल्टेज अप्लाई किया डिवाइड बाय Z कर दो, तो क्या मिलेगा? सर्किट में फ्लो होने वाला करंट। तो फ्लो होने वाला करंट मिल गया। आपको IRMS चाहिए तो IRMS ले लो भी, IRMS चाहिए तो IRMS ले लो। IRMS कैसे निकालोगे? यहाँ क्या लिखोगे? VRMS डिवाइड तो Z से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट कॉम्बिनेशन वाला है, तो Z भी कॉम्बिनेशन वाला है, मतलब रेजिस्टेंस भी आपको कॉम्बिनेशन वाला चाहिए, और कॉम्बिनेशन रेजिस्टर और रिएक्टेंस के कॉम्बिनेशन को Z बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ये करंट आ गया अपने पास। अब पॉइंट नंबर 5 में हम निकालेंगे फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें फिर चलना पड़ेगा फेजर डायग्राम पर, क्योंकि डायग्राम आपको फेज डिफरेंस निकलवाएगा। ठीक है? तो ये डायग्राम है, और ये करंट था I, और ये VRMS है। देखो करंट X पर है और नेट वोल्टेज VRMS ये है, तो नेट वोल्टेज में और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है phi। अब देखो यहां पर फेज डिफरेंस किसके लिए आएगा? सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I, और अप्लाइड वोल्टेज क्या है? ये रहा। तो इस वाला, ये वाला V और फ्लो होने वाला I, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। आपको VR और I में तो फेज डिफरेंस पता ही है ना, VR और I में तो 0 होता है, और VC और I में तो 90 होता है। बट हमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ये है। दोनों के कंबाइंड फॉर्म में क्या लगाया? नेट वोल्टेज तो हमने ये लगाया। तो इस नेट वोल्टेज में और I में क्या फेज डिफरेंस है वो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। तो नेट वोल्टेज आपका ये आ रहा है, ये नेट वोल्टेज का एरो है, नेट वोल्टेज का फेजर है, और ये करंट का फेजर है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? phi है। तो phi हमें निकालना है। तो ये ट्राइंगल हम लेंगे तो phi हमें निकालना है। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, तो हम क्या लेंगे इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस कौन सा फंक्शन आएगा? tan phi। तो tan phi हम लेंगे, तो tan phi के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फेज डिफरेंस के लिए फेजर डायग्राम में हमने लिया tan phi। tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया? VC, बेस क्या है? VR। क्लियर? तो यहां से हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया। phi इक्वल्स टू ये आ जाएगा tan इनवर्स VC अपॉन VR। phi इस रिलेशन से निकलेगा, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। राइट? तो फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला तो ये रहा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या करें? VC की वैल्यू हम रख सकते हैं IXC, और VR की वैल्यू हम रख सकते हैं I इंटू R। तो I से I कैंसिल हो गया, तो phi का दूसरा फॉर्मूला वो आ जाएगा tan इनवर्स, जहां VC बाय VR लिखा है वहां पर XC बाय R भी लिख सकते हैं, तो XC बाय R। तो फेज डिफरेंस इससे भी निकाल सकते हैं हम, और कई न्यूमेरिकल में तो फेज डिफरेंस दिया होता है तो XC निकाल सकते हैं, R दे रखा हो, फेज डिफरेंस दे रखा हो तो XC भी निकाल सकते हो। सो ये छोटे छोटे यहाँ पे जो रिलेशंस हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
और न्यूमेरिकल आपका किसी भी तरह से आ सकता है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है, वो फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो फॉर्मूले आपको सब पता होने चाहिए। फॉर्मूले सारे बनाए हैं अपन ने, तो इसलिए आपको उनको रटना नहीं है, आपको समझना है। बस एक फेजर डायग्राम आपको पता हो तो उससे आप सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और सभी फॉर्मूलों का फॉर्मेट एक जैसा है, ठीक है। एक जैसा मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी फॉर्मेट के फॉर्मूले हैं, कोई नया नहीं, कोई नया फॉर्मूला मिल जाएगा। उसमें भी tan phi निकालोगे, उसमें भी सेम आएगा, उसमें भी सेम z निकलेगा, सब कुछ सेम फॉर्मेट पे चलेगा। तो हम उसको समझ लेंगे अगर हम एक बार, तो हम उसको पूरे सारे तरह के हर तरह के सर्किट्स को पढ़ना और उनके सारे फॉर्मूले बनाना ईजी लगेगा। क्लियर? चलो अब फेज डिफरेंस की बात हो गई, फाई आ गया। अब फाई जो भी हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी फेज होगा वो आ जाएगा 0 और 90 के बीच में, क्योंकि सी चाहता है 90, आर चाहता है 0, ये आरसी सर्किट है, तो फाई की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? अब हम फाई की वैल्यू निकल गई तो आगे हम 7 पॉइंट पे चलें। 7 पॉइंट पे इक्वेशन लिखें करंट की, इक्वेशन ऑफ करंट। तो करंट की इक्वेशन लिखोगे तो वो आएगी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाइनली करंट की इक्वेशन आ गई। इसमें आपको I0 चाहिए, तो I0 हमने निकाला अभी, कैसे निकालेंगे? V0 अपॉन Z से। और हमें फाई चाहिए, तो फाई अभी निकाला हमने tan इनवर्स VC अपॉन VR से, राइट। ओमेगा आपको गिवन होगा, जो वोल्टेज का ओमेगा है वही इसका ओमेगा है। क्लियर? तो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ करंट मिल गई, ये वैल्यू मिल गई अपने को। तो ये अपने पास ये सर्किट हमने पढ़ा RC सर्किट, RC सर्किट का फेज डिफरेंस, RC सर्किट का इम्पीडेंस, RC सर्किट का करंट, ये सब हमें आना चाहिए। ये RC सर्किट है, फेजर डायग्राम सबसे पहले थ्योरेटिकल एग्जाम में तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करवा लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि केवल डायग्राम ड्रॉ कर दो और नंबर मिल जाएंगे। तो थ्योरी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं आपको, तो फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस डायग्राम की हेल्प से हमें VRMS मिला, ठीक है। फिर इस डायग्राम की हेल्प से हमें फाई मिला, इस डायग्राम की हेल्प से हमें नेट इम्पीडेंस मिला Z। तो ये सब चीज़ें हमने निकाली और फाइनली इक्वेशन ऑफ करंट तक पहुंचे। तो ये कॉम्बिनेशन था किसका? RC सर्किट का। कॉम्बिनेशन था R और C, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, इसलिए सर्किट बन गया RC, राइट। तो अब हम नेक्स्ट सर्किट पे आ जाएं, तो नेक्स्ट सर्किट को हम बोलते हैं RL सर्किट। अब आप समझ गए RL सर्किट का मतलब, R मतलब रेजिस्टेंस और L मतलब इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन है ये, रेजिस्टेंस और इंडक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब इस सेम पैटर्न पे चलेगा, देखो अभी हमने पढ़ा उसी पैटर्न पे सेम चलेगा। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है। इस पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा VR, इस पे ड्रॉप आएगा VL। तो VR की वैल्यू क्या होती है? I इंटू R। VL की वैल्यू क्या होगी? I इंटू XL। उसमें XC थी, इसमें XL आएगा। वही रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, इंडक्टेंस दिया हुआ है L दिया होगा, L से हम XL निकाल सकते हैं और VL इक्वल्स टू IXL हो गया। अब वही सेम बात, करंट कौन सा फ्लो होगा? करंट तो एक ही फ्लो होगा दोनों में, I करंट है, जो इसमें भी फ्लो होगा इसमें भी फ्लो होगा। करंट सेम होता है, दोनों में सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए, राइट। तो ये आ गया V, वोल्टेज की इक्वेशन है। और R और L का जो कॉम्बिनेशन है, नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं VRMS इक्वल्स टू I इंटू Z या V0 इक्वल्स टू I इंटू Z, ठीक है। तो I हमें निकालना हो तो I हम निकाल सकते हैं इजीली, ये I0 इंटू Z होगा, V0 अपॉन Z से हम I निकाल सकते हैं, I0 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही बेसिक अपना कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आपको। अब सबसे पहले इसमें बनेगा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए वही बेसिक, सबसे पहले मैं X और Y एक्सिस ड्रॉ कर दूं। फेजर डायग्राम जैसे भी बनाया था सेम, फेजर डायग्राम सबसे पहले X और Y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कर लिया ड्रॉ। अब I बिकॉज दोनों में कॉमन है तो मैं पहले I ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है I दोनों में कॉमन है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, I के अकॉर्डिंग I को रेफरेंस रखते हुए बाकी क्वांटिटीज को ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया I। अब अगर I यहाँ है तो VR उसके साथ ही रहता है। VR और I में
कोई बैर नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ रहते हैं हमेशा। ये आ गया वी आर, जहां आई जीरो वहां वी आर भी जीरो, जहां आई पीक पे वी आर भी पीक पर, ठीक है। बट एल में, एल आपको पता है एल में करंट पीछे होता है, तो करंट पीछे इसका मतलब वोल्टेज आगे है। और कितना फेज डिफरेंस होता है एल में, सी और एल में दोनों में फेज डिफरेंस तो 90 का था। एल में करंट पीछे होता है तो वोल्टेज आगे होता है, तो मुझे एल का वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो वो आगे होता है तो मुझे यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, ये होगा वीएल। क्लियर? एल में करंट पीछे होता है, तो मुझे अगर करंट को पीछे दिखाना है तो मुझे वोल्टेज कहां बनाना पड़ेगा, वोल्टेज मुझे प्लस आगे बनाना पड़ेगा। ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो करंट पीछे आगे है। अब यहां करंट है तो ये वोल्टेज आगे है। क्लियर? अब ये वीएल है, ये आपके पास वीएल है, इस वीएल को मैं यहां ड्रॉ करूं तो यहां पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, परपेंडिकुलर शिफ्ट कर लिया तो ये भी वीएल हो गया। अब वी आर है, वीएल है, तो आई तो ये फ्लो हो रहा है, नेट वोल्टेज ये वाला आएगा, ये नेट वोल्टेज है, यहाँ वी आर एम एस है, ठीक है। और आई इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है आई नेट वोल्टेज से पीछे है, आई नेट वोल्टेज देख लो ऊपर जा रहा है और आई कहाँ है, पीछे की तरफ है। आई पीछे की तरफ मतलब आई लैग कर रहा है, कितने से लैग करेगा, 5 से। ये फेज डिफरेंस हम निकालेंगे इसमें से, सेम है ना। तो आरसी सर्किट में तो करंट लीड करता है क्योंकि सी है ना, और एल सर्किट में क्योंकि वही एल चाहता है 90 डिग्री पीछे हो जाए और आर चाहता है 0 डिग्री का फेज डिफरेंस, ये चाहता है -90 का फेज डिफरेंस। तो आर और एल दोनों चाहेंगे, तो इक्वेशन जो आएगी करंट की वो आएगी I = I0 साइन ओमेगा टी -5 और फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू आपको पता है 0 से 90 के बीच में आती है, और फाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ आपको रखनी पड़ेगी। और ये -5 क्यों आया, क्योंकि L चाहता है माइनस में फाई, मतलब L चाहता है करंट पीछे रहे, तो L चाहता है करंट 90 डिग्री पीछे रहे, R चाहता है सेम फेज में रहे 0 डिग्री पर, तो दोनों हैं, इसलिए -5 और फाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे फेजर डायग्राम से, ठीक है। तो सी सर्किट में प्लस था, एल सर्किट में यहाँ माइनस आएगा, तो वही फेजर डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट वोल्टेज लिखें, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम वोल्टेज लिखेंगे अगर इसमें, तो VRMS की वैल्यू इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है, VRMS इक्वल्स टू क्या होगा, VR² प्लस VL², VR² प्लस VL²। अब देखो ये L आ गया, इससे पहले हमने C पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं L, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में डिफरेंस जरूर है, आपको दिख रहा है फेजर डायग्राम में डिफरेंस है, ये C का फेजर डायग्राम था, ये C का फेजर डायग्राम था, C में करंट आगे होता है, नेट वोल्टेज पीछे आ गया, और ये जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया अभी, इसमें करंट पीछे रहेगा और V आगे रहेगा, क्योंकि L में करंट पीछे होता है। अब बाकी सब क्वांटिटीज सेम है, तो बाकी सब क्वांटिटीज सेम है, तो मैं थोड़ा सा आपको देखो बताऊं, वैल्यूज जो नोट करनी है आपको सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। अब हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझना है, वैल्यू थोड़ी सी आप देखोगे, थोड़ी सी चेंज करोगे, सिमिलर सारे फॉर्मूले दोबारा बन जाएंगे, बट अब जो सारे फॉर्मूले बनेंगे वो L को लेकर बनेंगे, और जो पहले बनाए हमने वो C को लेकर बनाए। तो आप रिवाइंड के मतलब जो आपने पहले देखा ये तो आप पहले नोट कर लोगे, जो अब देख रहे हैं वो बाद में नोट करोगे। तो आप देखो हमारे पास वैल्यू देखना, नेट वोल्टेज VRMS VR² प्लस VL² है, तो हमने अभी क्या बनाया था, VR² प्लस, इस डायग्राम आपको क्लियर है, हमने क्या बनाया, VR² प्लस VL²। ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये रहा, बेस VR ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर VC की जगह क्या आ गया, VL, ठीक है। तो यहां पर VRMS की वैल्यू VR² प्लस, यहां से VC हटा दूं, यहां से VC हटा दूं, देख लो VC की वैल्यू, ये VC ये रहा VC, ठीक है। फिर आपके पास VC और कहाँ आएगा, यहां पर ये रहा XC और ये रहा XC, ठीक है। तो ये सारे C हट गए, अब सारे C हट गए तो इनकी जगह क्या लिखूं भाई, इनकी जगह आएगा L,
तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कोई इंपेडेंस निकालेंगे सेम, वी आर की जगह आई आर, वी एल की जगह आई एक्स एल और आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, सेम है। तो वहां पर हमें था एक्सी यूज करना और यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक्सएल। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला है। चलो आगे नेक्स्ट, इधर आ जाओ। तो करंट तो वैसे निकलेगा आई नॉट, जब आपने जेड निकाल लिया तो वी नॉट बाय जेड, आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बाय जेड। फेज डिफरेंस निकाले फाई, तो फाई निकाल लेते हैं भाई। तो फाई में क्या होगा, वही सी हटाना है हमें, तो ये सी हटाना है। क्यों, क्योंकि tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें जो आएगा वो आएगा VL, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स VL बाय VR। उसमें VC बाय VR था, इसमें VL बाय VR है। फाई इक्वल्स टू VL की जगह क्या लिखेंगे, आई, VL की जगह क्या आएगा, आई एक्सएल, सी नहीं आएगा, आई एक्सएल आएगा और IR आ जाएगा, VR की जगह आई से आई कट गया, तो फाई tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो जहां जहां सी था वहां से सी हटा के हमने क्या पुट कर दिया, L। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के बाद और देखो इक्वेशन ऑफ करंट। अब इक्वेशन ऑफ करंट में वहां पर था प्लस फाई, क्योंकि कैपेसिटर तो क्या करता है, करंट को लीड करता है, तो प्लस हट गया। ठीक है, करंट को लीड करता है क्योंकि सी था ना, तो सी तो हटा दिया हमने। अब करंट लीड करता है, एल में क्या होता है, करंट पीछे रहता है, तो माइनस फाई आएगा। फाई हमने निकाल ही लिया, VL बाय VR से आ जाएगा और आई नॉट क्या है, V नॉट बाय Z से आएगा। क्लियर है, तो ये बेसिक बातें, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के। अब ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमने सारे फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, बना तो लिए हमने। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए हमें करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स इसके, तो जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो आप बताना मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ये है कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट बना हुआ है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 30 ओम रेजिस्टेंस है और 40 ओम कैपेसिटर के ऊपर लगा रखा है, तो इसका मतलब 40 ओम क्या है, XC है और R कितना है, 30 है। हमें क्या निकालने को बोला, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, Z इक्वल्स टू क्या होता है, RMS, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर, सॉरी Z पूछा है ना, Z इक्वल्स टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। निकाला भी फॉर्मूला हमने। कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है, तो Z की वैल्यू आपको पता ही है, Z इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अगर RL सर्किट होता तो R स्क्वायर प्लस XL होता। तो R की वैल्यू कितनी दे दी, R की वैल्यू दे दी 30 ओम, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 2500 का स्क्वायर, आंसर आ गया 50 ओम। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या आई, 50 ओम। तो ये कुछ डिफरेंट है आपका नॉर्मल जो आपने अभी तक पढ़े हैं, वो DC सर्किट पढ़े हैं, ये AC सर्किट है, सारी प्रॉपर्टीज की अलग हैं। इनमें फेजर का कॉन्सेप्ट लग रहा है जो वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो जो वेक्टर के रिलेशंस होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। ठीक है, हालांकि AC वोल्टेज और AC करंट स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज फेजर्स से बनाई जाती हैं, वेक्टर से मिलती जुलती हैं। अब आप देखो 30 ओम ये रहा, 40 ओम ये रहा। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों R1 R2 होते, तो नेट रेजिस्टेंस आप क्या बोलते, 30 ओम प्लस 40 ओम। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 30 प्लस 40 70 ओम। बट AC सर्किट है, ये AC सर्किट है, इसमें C रेजिस्टेंस दे रहा है और ये R रेजिस्टेंस क्या है, XC है। तो ये XC है, ये R है। तो आप नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R प्लस XC कर सकते हो क्या, कि R और XC जोड़ दें? ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। R XC जोड़ना थोड़ी है, ये वो इस DC सर्किट नहीं है, यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं है। R और XC के कॉम्बिनेशन से नेट रेजिस्टेंस जो आता है उसको Z कहा जाता है और Z इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो 30 और 40 मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस अगर बोले तो AC सर्किट को टोटल रेजिस्टेंस जो मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 50 ओम। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, AC सर्किट और DC सर्किट में ये डिफरेंस रहेगा, कई क्वांटिटीज बिल्कुल आपको अलग मिलेंगी जो DC में अलग होती हैं बट यहाँ पर अलग हैं।
तो डीसी के लिए सर्किट की सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और एसी सर्किट की सारी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसलिए पूरा एक चैप्टर अलग से बना रखा है। चलो नेक्स्ट देखो, इन द गिवन सर्किट, ये सर्किट गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, मतलब आपको वीएल पूछा है। अब आपको सर्किट देखो, ये सर्किट है, वी आर गिवन है 60, वीएल पूछा है और वी की वैल्यू गिवन है 100√2 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब v की वैल्यू अगर गिवन है साइन ओमेगा टी, हमें क्या पूछा है, वीएल पूछ लिया है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ यहां पर वीआरएमएस कैसे निकालेंगे। वीआरएमएस आ जाएगा V0/√2 और V0 कितना होता है, पीक वैल्यू ये कितनी लिखी हुई है, पीक वैल्यू लिखी हुई है 100 इंटू √2 और डिवाइड बाय √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। आपके पास किसकी वैल्यू मिल गई, वीआरएमएस की। तो अप्लाइड वीआरएमएस या अप्लाइड नेट वोल्टेज कितना है, 100 वोल्टेज। अब वीआरएमएस इक्वल्स टू क्या होता है, वीआरएमएस का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था ना, VR² प्लस VL², ये हमने पढ़ा अभी आरएल सर्किट में। वीआरएमएस का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है VL और बेस पे होता है VR। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधा रिलेशन है तीनों के बीच में। तो VRMS इक्वल्स टू तो है 100 वोल्ट, तो ये 100 रख दिया, 100 का स्क्वायर। VR कितना है, 60 वोल्ट है, तो इसको इधर आके माइनस करेंगे, 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा, इक्वल्स टू VL²। ठीक है, तो यहां से हम VL निकाल सकते हैं। तो VL की वैल्यू आ जाएगी 10,000 में से आपको माइनस करना है कितना, 10,000 ये हो गया। ठीक है, 10,000 में से कितना माइनस करना है, 3600। तो 10,000 में से 3600 माइनस करोगे तो 6400 बचेगा। तो VL की वैल्यू आ गई 80 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से भी ध्यान देना, यहां से भी ध्यान से देखना बेटा। नेट वोल्टेज कितना था, VRMS, अप्लाइड वोल्टेज कितना बोल सकते हैं, 100 वोल्ट। तो यहां पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, 60, और यहां पे वोल्टेज कितना आया, 80। ठीक है, यहां पे कितना है, 60 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है यहां पर VR पर, और VL पर कितना है, 80, और टोटल कितना है, 100। यही डीसी सर्किट होता ना, तो डीसी सर्किट में क्या होता है, टोटल वोल्टेज 100 है, यहां पे 60 आया तो रिमेनिंग 40 यहां पे आता है। डीसी सर्किट को अगर आप याद करो, उसमें रजिस्टर लगे होते हैं, बट ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे 60 है तो यहाँ 40 होगा, 60 + 40 100 होता है। तो डीसी सर्किट जैसा तो नहीं है ना, यहाँ पर 60 यहाँ लगा, 60 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है, 80 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है, तो भी नेट वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, तो 100 वोल्ट इस तरह से डिवाइड होता है 60 और 80 में, तो ये नेट वोल्टेज है। चलें आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाओ। When a DC voltage is applied across a coil, current through it is 2.5 ampere. If 10 volt 50 hertz AC supply, AC applied in, तो current reduces to 2 ampere. Calculate reactance of the coil. अब ये एग्जाम्पल आपको बोलता है, देखो इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से आप, कि 10 वोल्ट डीसी के साथ एक कॉइल को हम जोड़ रहे हैं, 10 वोल्ट डीसी के साथ जोड़ रहे हैं, एक कॉइल को हम जोड़ रहे हैं। कॉइल किसकी बनी होती है, वायर की, और 10 वोल्ट डीसी के साथ जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें कि डीसी के साथ ये जो कॉइल हमने लगाई है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको आप सपोज कर लो R। हालांकि इसमें एक्सेल भी होगा, बट डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है फॉर डीसी सर्किट ओनली। R है, इसमें L भी है, R भी है, बट ओमेगा नहीं होने की वजह से डीसी सर्किट का एक्सेल क्या होता है, डीसी सर्किट में कॉइल का रिएक्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो जो कॉइल वायर की बनी हुई, तो केवल इसका रेजिस्टेंस यूज होगा, एक्सेल यूज नहीं होगा फॉर डीसी सर्किट ओनली। एसी में दोनों यूज होंगे, डीसी सर्किट में एक्सेल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना, एक्सेल 0 होता है फॉर डीसी सर्किट। अब बताओ, आई हो गया, आर हो गया 10 वोल्ट, तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वोल्टेज कितना लगा था 10 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, 4 ओम आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर मतलब 4 ओम है। अब
ध्यान से देखो, तो इसी सर्किट को फिर आपको बोला है जब इसी सर्किट को, इसी कॉइल को जब एसी के साथ यूज करोगे, और एसी वोल्टेज कितना है, वही 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट लिखा हुआ है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। एसी वोल्टेज सोर्स पे 10 वोल्ट लिखा हुआ, 50 हर्ट्ज लिखा हुआ। अब आपको पता है लिखी हुई वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू है, ये रिटर्न वैल्यू आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? तो एल का मुझे पता नहीं है, आर का जरूर मुझे पता लग चुका है, आर मैंने यहां से निकाल लिया, वो है 4 ओम। एल का मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। और इसने पूछा क्या है, देखो कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। तो रिएक्टेंस मतलब इसने एल नहीं पूछा, इसने आपसे पूछ लिया एक्सेल बताओ। क्लियर? अब आप ये देखो, जब आप इसको सर्किट एसी के साथ यूज करोगे तो इसमें करंट रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, करंट रिड्यूस हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो भाई पहले 10 था वोल्टेज, अब भी 10 है, पहले करंट 2.5 था, अब करंट रिड्यूस क्यों हो गया, अब करंट रिड्यूस हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा। अब रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, इसको आप आर और एल सर्किट का कॉम्बिनेशन सपोज करोगे। कॉइल में आर तो होता ही है, इनबिल्ट है आर, तो अब कॉइल में एल भी आ गया, और एसी सर्किट में आर और एक्सएल दोनों यूज होंगे, और दोनों का मिला के मतलब आपका करंट रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है आपका। रेजिस्टेंस क्या हो गया, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, आई वी और जेड, वी इक्वल्स टू होगा आई जेड। इसमें क्या रिलेशन यूज हुआ था, वी इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि इसमें केवल आर था, इसमें तो आर और एल दोनों है ना, आर और एल। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आप मान सकते हो, बना सकते हो, आर ही रहा। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये कॉइल है और इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसके ऊपर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया तो चल जाएगा, आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करें तो भी चल जाएगा। अलग से ड्रॉ करेंगे तो R4 ओम लिख देना, अदरवाइज किसी कॉइल में इनबिल्ट रेजिस्टेंस माना जाता है, होता ही है ना, वायर का बना हुआ रेजिस्टेंस होगा इसी। चलो अब मुझे बताओ, V 10 वोल्ट है, I 2 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस टोटल अब आएगा, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं, 10/2 हो गया। अब कितना रेजिस्टेंस हो गया, 5 ओम। तो 4 ओम तो पहले रेजिस्टेंस था, 5 क्यों हो गया, Z आ गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ क्यों गया, क्योंकि R के साथ XL भी आ गया। और Z इक्वल्स टू आपको पता ही है, Z इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL²। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। R कितना है, 4, तो 16 हो गया, प्लस XL²। अब 25 में से 16 माइनस करोगे, 9 आएगा, XL² की वैल्यू 9, तो XL की वैल्यू आ गई, XL की वैल्यू हो गई 3 ओम, ठीक है। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है और इसका XL जो निकल के आया वो 3 ओम आया, तो टोटल हो गया 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया था टोटल, 5 ओम इम्पीडेंस हो गया था, हम इम्पीडेंस बोलेंगे, 5 ओम इम्पीडेंस हो गया था, डिवाइड बाय 10 करोगे तभी तो करंट यहां पर 2 एम्पियर मिलेगा। क्लियर? तो ये था आपका एग्जाम्पल। चलें आगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, एसी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, आपके पास जो भी बुक हो, शीट हो, उससे आप कर सकते हो इजीली। देखो, व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब वही आरएल सर्किट है, कनेक्टेड विद 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वही सेम कंडीशन है, सेम मतलब डेटा चल रहा है अभी तक। अ करंट 1 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट, उसमें 2 एम्पियर था, इसमें 1 एम्पियर है, एंड द वोल्टेज लीड्स। अब वोल्टेज तो लीड करेगा क्योंकि एल में करंट पीछे होता है, तो वोल्टेज लीड कितने से कर रहा है, π/3 से। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, सबसे पहले तो फेज एंगल दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, सर्किट बनाता हूं सबसे पहले मैं, सर्किट समझ में आएगा आपको। ये सर्किट है, आर भी है और एल भी है, और ये अप्लाइड वोल्टेज है एसी, क्या दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। उसके बाद करंट आर आ गया और इसका एक्सेल आ गया, आई करंट आ गया, ठीक है। तो आई नॉट अगर आपको चाहिए तो वो V0/Z से आएगा, ठीक है भाई। अब Z की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, यहाँ पर Z की वैल्यू नहीं, तो निकाल सकते हैं Z की वैल्यू।
आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय जेड आएगा, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड भी तो आएगा। जो पीक वैल्यू होगी तो पीक वैल्यू लेंगे और आर एम एस वैल्यू होगी तो आर एम एस। तो यहाँ हमें रिटर्न वैल्यू है तो आर एम एस ही तो है। और सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है वो भी कौन सा, अगर कोई करंट लिखा हुआ आ जाए कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ये मेजर करके लाए होंगे ना, तो मेजर्ड वैल्यू भी कौन सी होती है, आर एम एस वैल्यू। तो ये आर एम एस वैल्यू है, ये आर एम एस वैल्यू है, तो आप जेड निकाल सकते हो। सबसे पहले हम जेड निकाल देंगे। वी आर एम एस है 10, करंट है 1, तो ये 10 ओम का जेड वैल्यू है। इम्पीडेंस आपका यहाँ पर 10 ओम का है। क्लियर। सो इम्पीडेंस अगर 10 ओम का है, इसके बाद हमें यहाँ पे दे दिया फेज एंगल। फेज एंगल कितना है, π/3। तो आपको पता है tan phi रिलेशन याद है, tan phi इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। भाई tan phi इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, तो tan phi इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सएल अपॉन आर। वैल्यू मिल गई हमें। तो tan phi कितना दिया, π/3, तो tan 60 रख देंगे। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो एक्सएल कितना पता नहीं है, आर कितना ये भी नहीं पता हमें, तो ना एक्सएल पता ना आर पता। तो tan 60, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होगी √3 इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, आर √3, ये एक्सएल की वैल्यू है। इसका मतलब हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि हमारे पास अगर आर आ जाएगा तो हम एक्सएल निकाल सकते हैं। पूछा दोनों है, दोनों पूछे, रेजिस्टेंस पूछा है और रिएक्टेंस भी पूछा है। तो अगर हमारे पास आर आ गया तो हम एक्सएल निकाल लेंगे और एक्सएल आ गया तो आर निकाल लेंगे। ठीक है। और दोनों निकालने के लिए हमारे पास जेड भी तो दे रखा है। जेड की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो लास्ट देखो जेड इक्वल्स टू क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इक्वल्स टू क्या होगा, √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जेड है आपके पास 10, तो जेड का स्क्वायर कर लेंगे। आर और एक्सएल दोनों आपके पास है, हम एक चीज निकाल लेते हैं तो दूसरी चीज हमें मिल जाएगी। आप एक्सएल की वैल्यू वहां पुट कर दो, एक्सएल की वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर तो यहाँ पर था ही सही। एक्सएल में कितना आर है, एक्सएल इक्वल्स टू √3 आर है। स्क्वायर करोगे तो 3r², तो ये हो जाएगा 4r² इक्वल्स टू 100। तो r² इक्वल्स टू आ जाएगा 100 अपॉन 4 25, तो 25 का अंडर रूट आएगा 5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। तो रेजिस्टेंस होगा 5 ओम, तो एक्सएल निकाल सकते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√3 ओम। तो हमने आर भी निकाल दिया रेजिस्टेंस और एक्सएल भी निकाल दिया 5√3 ओम। क्लियर है आपको यहां तक? होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल तो क्लियर था। क्या दे दिया आपके पास, आरएल सर्किट दे दिया, हमने जेड निकाल लिया, फिर फेज डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस जो दिया हुआ था उससे एक्सएल और आर में रिलेशन निकाल दिया। जेड आपने यहां से निकाला, रिलेशन आपने यहां से निकाल दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ कंडेंसर इन ऑर्डर टू रन अ बल्ब रेटेड एट 10 वॉट एंड 60 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। तो आप देखो इसमें एक बल्ब है जिसको आप कनेक्ट करते हो, पावर इसकी 10 वॉट है। जैसे सपोज करिए बल्ब है, ये बल्ब है, तो इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 10 वॉट है और इसका वोल्टेज जो इस पर लिखा हुआ है वो है 60 वोल्ट। तो इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इसका। फिर आपने जब इसको एसी सोर्स के साथ लगाया तो आपको बोला है कि जब इसको आप एसी सोर्स के साथ लगाओगे तो साथ में आप क्या लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे। जब इसको एसी सोर्स के साथ लगाओगे तो एक कैपेसिटर लगाओगे। तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस पूछा है, मतलब कैपेसिटेंस वाले जो सर्किट है पूरा है इसका आपसे इम्पीडेंस पूछा है Z। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ कंडेंसर इन ऑर्डर टू रन अ बल्ब। तो मतलब कैपेसिटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा वो आपसे पूछा है। क्लियर। तो यहाँ पे एक तो इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस R कैसे निकालेंगे यहाँ पर आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि पावर की बात कर रहा है, पावर से ही हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, I²R या फिर V²/R या फिर VI, 3 फॉर्मूले होते हैं जो भी आप यूज करो इसमें से। अब कौन सा यूज करना है, सबसे पहले तो P और V दिया हुआ है तो बल्ब का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं
कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो R इक्वल्स टू होगा V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है 60 इंटू 60 अपॉन 10, तो 360 ओम ये बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इस बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं हम कैपेसिटर के साथ, कंडेंसर के साथ। तो कंडेंसर और वोल्टेज कितना लगा दिया, AC वोल्ट आपको दे रखा है 100 वोल्ट। तो कंडेंसर लगने के बाद जो करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू आएगी 100 अपॉन Z। Z क्या है, इंपीडेंस है। क्लियर। तो Z इंपीडेंस यहां से निकालेंगे हम। इंपीडेंस आपको निकालना है कंडेंसर का, तो Z इंपीडेंस हो गया। तो यहां पर Z की बात करें, इंपीडेंस ऑफ कंडक्टर मतलब आप कह सकते हो कि ये कंडेंसर का रिएक्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि ओनली कंडक्टेंस की बात कर रहा है कंडेंसर की, तो रिएक्टेंस पूछा है और रिएक्टेंस मतलब एक्सेल आपको निकालना है इसमें। इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। और किसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कंडेंसर का। तो जो कंडेंसर आपने लगाया इसका मतलब इसने पूछा है आपसे कि XC की वैल्यू बताओ। अब XC है और साथ में R है, ठीक है। तो Z XC और R का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो आएगा 100 अपॉन Z, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा हमें पता नहीं, बट करंट की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। करंट क्या होगा 100 अपॉन Z। बट जो बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है, इन ऑर्डर टू रन अ बल्ब रेटेड 10 वॉट 60 वोल्ट, ये उसकी रेटिंग थी। तो इस बल्ब को आप AC सर्किट में ऑन कर रहे हो, तो पावर जो बल्ब यूज कर रहा है वो तो है 10, और करंट हम फ्लो करेंगे कैपेसिटर लगने के बाद वो है I, उसकी वैल्यू ये है। और रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, R, वो 360 ओम है, ठीक है। तो कैपेसिटर लगने के बाद जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो होगा 100 बाय Z। तो हम यहाँ रखेंगे P की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू 100 इंटू 100 इंटू 360 अपॉन Z, ठीक है। तो यहां से हम Z इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हुआ, Z की वैल्यू आ गई 36000 एंड 0, ये Z है। अब हमें पूछा है इंपीडेंस, या फिर हम कह सकते हैं कंडेंसर का रेजिस्टेंस, इसको रिएक्टेंस भी कह सकते हो। अब Z इक्वल्स टू क्या होता है, Z इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे XC की वैल्यू निकालनी है। अब XC की वैल्यू निकालनी है तो Z का स्क्वायर कर लें, और Z का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पर Z का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी I स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक वैल्यू जो पावर की थी, जब हमने करंट की वैल्यू पुट की तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी V स्क्वायर, करंट की वैल्यू V बाय Z है, तो I की वैल्यू क्या होगी V स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू 360। तो करंट की जगह हमें लिखना है V बाय Z, तो मैंने V तो स्क्वायर ले लिया, Z स्क्वायर में नहीं लिया था। V बाय Z एक करंट होगा, V बाय Z एक और करंट होगा, तो यहाँ Z स्क्वायर आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी Z स्क्वायर की आएगी, ठीक है। तो Z स्क्वायर की वैल्यू जो आई अपने पास, तो Z स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपको पता है, Z स्क्वायर तो इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। Z स्क्वायर की वैल्यू 36, ये वैल्यू आई 36 इंटू 10 टू पावर 4। अगर आप प्योर Z की वैल्यू निकालोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 36, मतलब आपके पास आ जाएगी वैल्यू 600। ये किसका स्क्वायर है, 600 का। तो सर्किट का टोटल इंपीडेंस जो आएगा वो आएगा 600। अब Z स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, XC, तो XC इक्वल टू क्या होगा 36 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस R स्क्वायर। R कितना है, ये रहा R 36 है, 360, तो 360 इंटू 360, R का स्क्वायर माइनस करना है, तो क्या मिलेगा आपको XC का स्क्वायर, और XC मतलब इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो XC की वैल्यू मिल जाएगी आपको 480 ओम। तो टोटल Z जो है सर्किट का वो है 600 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 360 ओम, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है वो है 480 ओम। क्लियर यहां पे रिलेशन। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
इसी में लिखा हुआ है द सर्किट इज शोन इन द करंट इन द शोन इन सर्किट इज फाउंड टू बी 4 साइन, मतलब ये आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है। वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है, V नॉट साइन 314t। अब आपके वोल्टेज की इक्वेशन वही होगी जो हम थ्योरी में पढ़ रहे थे, V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आ गई I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। L दिया हुआ है, L, R दिया हुआ है 314 ओम, L दिया हुआ नहीं है, तो फिर क्या पूछा है इसने, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मतलब L ही पूछ लिया इसने तो। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में सर्किट है तो यहां पर करें, L की वैल्यू निकालनी है, तो ये हटाए थे सारा, L की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए अब देखो इधर, इस सर्किट में फाई की वैल्यू क्लियर है, फाई की वैल्यू वो है पाई बाई 4, और tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है, tan फाई इक्वल्स टू होता है एक्सएल अपॉन आर। फाई कितना है 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो एक्सएल अपॉन आर, तो फिर एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, एक्सएल की वैल्यू तो आर के इक्वल आ गई। फेज डिफरेंस बिकॉज 45 डिग्री था, तो tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर होता है, तो यहां से एक्सएल की वैल्यू आर के इक्वल आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, इंडक्टेंस, तो जो फाई दे रखा है उससे हमने यूज कर लिया। अब एक्सएल इक्वल्स टू आर, आर कितना है 314 ओम, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा इक्वल्स टू 314, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा डायरेक्ट दे रखा है ना आपको, ओमेगा की वैल्यू सीधी है तो हम ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे, तो एल इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 314 इक्वल्स टू 314, तो सिंपली कैंसिल हुआ, एल की वैल्यू आ गई 1 हेनरी। ठीक है, ये 1 हेनरी वैल्यू आ गई एल की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी सोर्स। डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो करंट कितना फ्लो होगा 4, और इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकेंड एसी सोर्स, इसको सेम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, 12 वोल्ट दे रखा है और आपके पास ये ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ये रेडियन पर सेकेंड से आप देखना सीधा ओमेगा गिवन है। ठीक है, नाउ करंट फ्लोज 2.4। अब आपको पता है कि जब डीसी सोर्स से कोई कॉइल है, डीसी सोर्स से जब उसको एसी सोर्स में लिया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस के साथ उसका रेजिस्टेंस होता है ओनली डीसी में, तो जैसे एसी में लोगे तो उसका इम्पीडेंस आता है, और इम्पीडेंस क्या होता है आर से बड़ा होता है, तो जैसे इम्पीडेंस आएगा रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो आप इसको ट्राई करेंगे। आपको यहाँ पूछा है डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फिर आपसे एल की वैल्यू निकालने को बोला है इसमें। ये न्यूमेरिकल थोड़ी देर पहले किया था हमने, न्यूमेरिकल किया था थोड़ी देर पहले हमने, कौन सा कॉन्सेप्ट था, डीसी और एसी का मिक्स था ना, डीसी सर्किट के साथ और एसी सर्किट के साथ, ये रहा डीसी सर्किट के साथ ये रिलेशन है, एसी के साथ आर और एक्सएल का कॉम्बिनेशन आता है, तो आर और एक्सएल का कॉम्बिनेशन होता है तो जेड आता है जिसमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। डीसी में ओनली आर काम आता है, एसी में आर स्क्वायर के साथ एक्सएल भी यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगाना है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आपको क्लियर है, ये आप कर सकते हो, सेल्फ ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं आपको उसका आंसर बता दूं, 10th का आंसर जो आएगा वो आएगा 0.08 हेनरी, 0.08 हेनरी। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जो आपने पहले किया सेम उसी तरीके से होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है 200 इंटू साइन 300t। वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल। ये अगेन एल आर सर्किट का न्यूमेरिकल है। एल दे दिया 800 मिली हेनरी। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? इम्पीडेंस हमें निकालना है। अब आप देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक तो दे दिया आपको पीक वोल्टेज, एक ओमेगा दे दिया, आर दे दिया, एल दे दिया।
800 मिली हेनरी। कैलकुलेट इम्पीडेंस, तो पीक वोल्टेज का तो कोई यूज़ नहीं है, पीक वोल्टेज हमारे किसी काम का नहीं है। ओमेगा काम का है बिकॉज जेड पूछा है, तो आपको जेड निकालना है। तो आर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और एल 800 मिली हेनरी है। कैसे करेंगे देखो, आर की वैल्यू 10 ओम, ओमेगा की वैल्यू 100 और एल की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 100 और एल की वैल्यू दे दी 800 मिली हेनरी। एक बार चेक कर ले पहले इसको, आर 10 ओम है, 300 है और 800 है, ओमेगा की वैल्यू 300 है और पूछा क्या है, z पूछा है। तो z का फॉर्मूला तो आपको पता है, z का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एक्सएल कैसे आता है, एक्सएल आएगा एल ओमेगा से, ओमेगा आपको दे रखा है। तो z की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, एक्सएल आएगा एल ओमेगा, एल ओमेगा का स्क्वायर करना है आपको। सो 100 स्क्वायर कर लिया हमने, एल की वैल्यू 800 मिली हेनरी। 800 मिली हेनरी को क्या लिखेंगे देखो, 800 मिली, मिली मतलब 10 टू पावर -3, तो क्या आएगा एल, एल आ जाएगा 0.8, एल क्या होगा 0.8। ओमेगा कितना है 300, तो 300 इंटू 0.8, तो 300 इंटू 0.8 स्क्वायर करना है इसका, ठीक है। तो एक जीरो तो और कम हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ऐसे, तो ये जीरो कम हो गया। 8 इंटू 3 24, तो 240 का स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। z निकालना है, अंडर रूट में 100 प्लस 240 का स्क्वायर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 240 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसमें 100 ऐड करेंगे, फिर आप अंडर रूट निकालोगे, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 240.2 ओम, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो z की वैल्यू आ गई 240.2 ओम, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल नंबर 11। नेक्स्ट आ जाए, फिर 12 पे आ जाए। अ कॉइल ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, रिएक्टेंस 100 ओम है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, 240 वोल्टेज है सप्लाई। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल पूछा है आपसे, मतलब आई नॉट पूछा है। फिर व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, तो आई नॉट और मतलब आई और वी के बीच में टाइम लैग, टाइम डिफरेंस पूछा है आपको। फेज डिफरेंस तो आपने पढ़ा है, यहाँ पे टाइम डिफरेंस पूछा गया है। तो टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रिलेशन से हम टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। एक्सएल और आर बराबर हैं, क्लियर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि 240 वोल्टेज दे दिया, 240 वोल्ट दिया है आपको, ठीक है। 240 वोल्ट दिया है, मैं सर्किट बना देता हूं पूरा इसका। 240 वोल्ट सप्लाई, 100 करंट और टाइम डिफरेंस पूछा है। तो सर्किट बनाते हैं, देखो इसका आर, ये एल और ये एसी सोर्स है, ये दे दिया 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई। आर दे दिया आपको 100 ओम और इसके लिए भी आपको दिया 100 ओम। तो ये 100 ओम दे दिया, इसका मतलब क्या दिया, एक्सएल दिया कि एल दिया है। एल तो हेनरी में होता है ना, तो ये एक्सएल दिया है। तो हमें पूछा है करंट मैक्सिमम, तो पहले तो हम जेड निकालें। जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, 100, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 100 ओम, क्लियर। अब ये तो आ गया जेड। अब हमें चाहिए आई नॉट, आई नॉट जो आएगा वी नॉट अपॉन जेड से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट पूछा है, तो आई नॉट आएगा वी नॉट अपॉन जेड से। तो वी नॉट कितना है, वी नॉट निकाल सके हम। यहाँ पर क्या है, ये वी आर एम एस गिवन है, तो वी आर एम एस अगर गिवन है तो वी नॉट होता है वी आर एम एस इंटू रूट 2 और जेड की वैल्यू कितनी है, रूट 2 इंटू 100। अब वी आर एम एस कितना है 240 इंटू रूट 2 और रूट 2 बाई 100। रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो गया,
तो ये वैल्यू आ गई 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, आई नॉट की वैल्यू आ गई 2.4 एम्पियर। क्लियर। अब 2.4 एम्पियर आई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी थी पीक वैल्यू, दो तो हमने निकाल दी पीक वैल्यू। नेक्स्ट आपसे टाइम डिफरेंस पूछा है इसमें, टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। अब टाइम लैग कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें देखो एक्सएल और आर की वैल्यू सेम है, आपको पता है आर और एक्सएल सेम है, तो टाइम लैग या टाइम डिफरेंस कब निकालेंगे, जब हमें फेज डिफरेंस पता हो। तो फेज डिफरेंस तो निकाल सकते हैं एक्सएल और आर से, tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है एक्सएल अपॉन आर, तो tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, दोनों सेम है, तो tan फाई की वैल्यू 1 आ गई। 1 का मतलब फाई कितना आएगा π/4, तो फेज डिफरेंस आ गया π/4, π/4 आ गया फेज डिफरेंस। ठीक है, 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है, π/4। अब किसको पता है टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस होता है डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू, फेज डिफरेंस होता है फाई अपॉन 2 पाई। यहां से हम टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, फाई दे दिया π/4 और नीचे लिखा हुआ है 2 पाई इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड के लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो टाइम पीरियड 1/f होता है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दें, तो डेल्टा टी की वैल्यू देखो क्या आएगी 1/8, तो ये रहा, और टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता है तो 50 आ गया, टी 1/50 होगा, टाइम पीरियड 1/50 है, तो 1/50 इंटू 8, तो डेल्टा टी कितना हो गया 8 इंटू 5 40, 400 आ गया, तो 1/400। अब 1/4 होता है 0.25, हो गया 0.25 अपॉन 100, मतलब 2 जीरो और लगाने हैं, तो आप कह सकते हो 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये ले लें, 1 जीरो इसका भी ले लें, तो हम कह सकते हैं 2.5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, मिली कितना होता है आपको पता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻2 तो हो रहा डिवाइड बाय 100, एक पॉइंट और उससे ले लिया, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड, और वी कैन से 2.5 मिली सेकेंड। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें इसका, टाइम डिफरेंस तो आ गया था, ये वाला क्वेश्चन लास्ट। एन इंडक्टेंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, अगेन आरएल सर्किट का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दे दी 1000 हर्ट्ज, द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अगेन ये सर्किट कौन सा है, सर्किट है इंडक्टेंस हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम। अगेन ये सर्किट वही एल और आर का सर्किट है, और फ्रीक्वेंसी क्या दे दी सोर्स की 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी, एफ इसमें दे दिया आपको 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, क्या करें इसमें, रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम, फेज डिफरेंस दिया 45 डिग्री, तो आपने अभी यूज किया tan फाई इक्वल्स टू 45, tan फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है, इक्वल्स टू होता है एक्सएल अपॉन आर, दैट मीन्स एक्सएल इक्वल्स टू आर हो गया। तो आर कितना दिया है 100 ओम, तो एक्सएल कितना हो गया 100 ओम, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है एल ओमेगा इक्वल्स टू 100। तो उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में आपसे, एल पूछा था, तो एल हम निकाल लेते हैं, एल इक्वल्स टू क्या होगा 100 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो एल की वैल्यू आ गई 100 अपॉन ओमेगा, ओमेगा होगा 2πf, एफ कितना है 1000 है। क्लियर, तो 1000 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो यहां पर एल की वैल्यू आ गई 1/20 पाई, 1/20 पाई एल की वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और इसका आंसर आएगा आपके पास 15.9 मिली हेनरी। इसको सॉल्व करोगे, मिली आगे जितने भी जीरो बचे थे 15.9 मिली हेनरी। क्लियर, तो ये थे न्यूमेरिकल एसी सर्किट के, हमने आज पढ़ा एसी सर्किट का आरसी सर्किट कॉम्बिनेशन, आर और एल सर्किट का कॉम्बिनेशन, फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए। तो मैंने आपको पहले कहा था न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, आप इसके न्यूमेरिकल आप देखो, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, सारे तरह के फॉर्मूले हमने समझे थे।
तो समझ समझ के हम पढ़ेंगे इसको, सारे फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले आपके चलते जाएंगे, बनते जाएंगे, आप उनको समझेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, फिर ये न्यूमेरिकल आपके इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक कॉम्बिनेशन और, वो बचा है एलसी कॉम्बिनेशन, क्योंकि आर और एल का तो कॉम्बिनेशन कर लिया, आर और सी का भी कर लिया, अब बचा है एलसी कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद बचा है तीनों का मिक्सिंग, एलसीआर कॉम्बिनेशन, एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, न्यूमेरिकल ट्राई करो। आप एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क भी दिया, उसको भी ट्राई करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।